नमस्कार दोस्तों, आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। आज हम लोग ग्रामीण समाज एवं ग्रामीण विकास शुरू करेंगे। इसमें हम लोग योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, लेकिन सबसे पहले हम ये जान जाएं कि ग्रामीण समाज एवं विकास है क्या। तो इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं, ग्रामीण समाज, ग्रामीण विकास। समाज किसे कहते हैं? समाज ऐसे लोगों का समूह होता है जिसमें सभी लोग एक जैसा व्यवहार करते हैं, जिनका रीति रिवाज, संस्कार, संस्कृति, रहन सहन, खान पान सब कुछ एक जैसा होता है, तो वह होता है समाज। और जो समाज ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है उसे ग्रामीण समाज कहते हैं। ठीक है। देश का जो पॉपुलेशन है उसका 70% भाग जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। ग्रामीण समाज के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो इसलिए ग्रामीण समाज के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे उसके बारे में। इसमें जाना क्या जाता है ग्रामीण समाज के बारे में? तो यह जो भाग है यह बताता है कि इस समाज के अंदर कौन कौन सी सुविधाओं की कमियां रह गई हैं, तो उसके बारे में ये बताएगा। सुविधाएं यानी आधारभूत आवश्यकताएं, आधारभूत यानी प्राइमरी नीड्स, फंडामेंटल नीड्स। ठीक है। इसमें कौन कौन से फैक्टर आएंगे? तो इसमें जब हम देखें तो कई फैक्टर में इसे अलग अलग कई डायमेंशन में इसे देखा गया। सबसे पहले कि रोजगार। ठीक है। रोजगार की कमी है। शहर में आसानी से रोजगार मिल जाता है, कई इंडस्ट्रीज, कई कंपनी है, ये सब यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ रोजगार की कमी है। लेकिन रोजगार होने चाहिए, क्योंकि दैनिक खर्चे, जो रोज के खर्चे हैं उसका वहन करने के लिए उन्हें रोजगार चाहिए, तो रोजगार की कमी है। आवास, उनके मकान कच्चे हैं, बहुत से लोगों के मकान कच्चे हैं, तो उनको आवास की भी अच्छी सुविधा चाहिए। अन्न, अगर रोजगार होगा, पैसे आएंगे, तो अन्न की भी कमी नहीं रहेगी, या फिर अन्न के लिए अलग से सुविधा देनी पड़ेगी, इसकी भी कमी है। स्वच्छ जल की कमी है। ठीक है। आवास, अन्न, स्वच्छ जल, पेयजल, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई बीमारी न रहे। फिर उसके बाद बिजली की बहुत बड़ी कमी हो जाती है, क्योंकि हर जगह इंटीरियर इलाके में जाएंगे, गांव में, तो वहाँ बिजली खंभे नहीं पहुँच पाए हैं, तो ऐसी स्थिति में बिजली की भी कमी है, वह भी पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। सड़क, बहुत सी जगह पगडंडी के सहारे ही चलना पड़ता है गांव के लोगों को, तो सड़क की आवश्यकता है, पक्की सड़क की आवश्यकता है। और शहर से सड़क का संपर्क भी होना चाहिए, जिससे शहर भी आसानी से जा सकें, कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए शहर से। तो सड़क, शिक्षा, जैसे शहर में हर परिवार में सभी लोग शिक्षित आपको दिखाई दे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादातर लोग जो है शिक्षित होते हैं। लेकिन गांव के इलाकों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि शिक्षा की कमी है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य, यह भी एक फैक्टर है। स्वास्थ्य क्यों? जब रोजगार नहीं रहेगा तो अच्छा भोजन नहीं करेंगे, तो अच्छा स्वास्थ्य भी नहीं रहेगा। ठीक है। तो इससे आप समझिए कि स्वास्थ्य की भी दिक्कत है, तो स्वास्थ्य की भी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए गांव में, जिससे समय समय पर उनका इलाज भी हो सके, प्राथमिक चिकित्सा हो सके और इस कमी को दूर किया जा सके। फिर आइए, सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो गांव के लिए है कृषि। कौन सा फैक्टर? कृषि, क्योंकि ये प्रमुख कार्य है। गांव का जो प्रमुख कार्य है वो कृषि है, और इस कृषि में जितनी भी सुविधाएं की ज़रूरत है या जितनी भी सुविधाओं की कमी है उसे भी पूरा करना बहुत ज़रूरी है कृषि से रिलेटेड। और जो भी फसल उगाई जाती है, काटी जाती है, या बोई जाती है और काटी जाती है, वो एक सीज़न लग जाता है। फसल के विकास में एक पूरा सीज़न लग जाता है। उस सीज़न के बीच में अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बाढ़ आ जाए, सूखा हो पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में फसल का नुकसान हो जाता है, तो उस फसल का बीमा होना भी ज़रूरी है। तो ये सारे फैक्टर्स आपने देख लिए। ये सारे फैक्टर्स, जो ये सारी सुविधाएं हैं, ये सारी आवश्यकताएं हैं, आधारभूत आवश्यकताएं हैं, उन सब की अगर समाज में कमी है तो उसको दूर करना सरकार का कर्तव्य है। तो दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? तो दूर करने के लिए योजनाएं लाती है, योजनाएं। ठीक, योजनाएं। और ये योजनाएं क्या होती हैं? उस क्षेत्र का विकास करती हैं। इन्हीं योजनाओं के जरिए, ठीक, ग्रामीण क्षेत्र का विकास किया जाता है। इन्हीं योजनाओं के जरिए अलग अलग कार्यक्रम बनाती है गवर्नमेंट
कि किस तरीके से इस कमी को दूर किया जाए। उन कार्यक्रमों के लिए अलग अलग योजनाएं लाती है, ठीक है, और उन योजनाओं के जरिए क्या किया जाता है, ग्रामीण विकास किया जाता है। तो इस भाग में विकास किया जाता है, इस भाग में योजनाएं आती है, इस भाग में परियोजनाएं आती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे और जो भी कमियां हैं, फैक्टर्स हैं, उसमें आइए सबसे पहले हम उठाते हैं रोजगार। इतने फैक्टर्स हमने आपको बता दिए हैं, अब सबसे पहले हम उठाएंगे रोजगार। हमने सारे फैक्टर अलग अलग करके बताए हैं, सारे स्कीम आपको क्लियर हो जाएंगे, बिना याद किए ही आपको याद होंगे और भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। अलग अलग करके पढ़ेंगे तो कुछ नहीं भूलेगा। अब आधारभूत आवश्यकताओं में सबसे पहले हमने रोजगार लिया, ठीक। अब ये रोजगार, बोर्ड थोड़ा हिल रहा है इसलिए राइटिंग थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब दिख रही होगी, लेकिन आप इस पर पढ़िए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखेंगे, सब कुछ क्लियर होगा। बेरोजगारी रहेगी तभी ना रोजगार की जरूरत पड़ेगी। रोजगार किसे मिलेगा? अगर हम बेरोजगार हैं या बेरोजगारी, तभी ना हमें रोजगार की आवश्यकता होगी। तो बेरोजगारी से क्या आती है? रोजगार जरूरी किसके लिए? बेरोजगार लोगों के लिए। बेरोजगारी से क्या आती है? अगर बहुत समय तक बेरोजगारी रहेगी, मान लीजिए अनएम्प्लॉयड है कोई बहुत समय से, तो जो पैसा उसके पास थोड़ा बहुत है भी, वह भी खर्च हो जाएगा। तो क्या आएगी? गरीबी। समझिएगा इस चीज़ को, गरीबी यानी गरीबी ही तो उसी पे तो टारगेट किया जाता है। जितनी योजनाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र की, सब कुछ गरीबी पे ही टारगेट किया जाता है। कैसे इसको दूर करना है, कैसे इसको कम करना है। तो गरीबी का प्रमुख कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी कैसे दूर होगी? रोजगार देके। तो आइए रोजगार से पढ़ें हम। तो रोजगार क्या, हम पहले बेरोजगारी शब्द उठाते हैं। ये बेरोजगारी अपने आप में पूरा एक चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी का। जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे होंगे या हम जब आपको बताएंगे इसके बारे में, तो ये पूरा एक चैप्टर है। अभी हम सिर्फ आपको इसको कैटेगराइज करते हैं। तो बेरोजगारी जो है उसमें या तो काम दे करके, कोई काम दे दिया गवर्नमेंट ने और उसमें लगा दिया श्रमिकों को, तो उसके बदले उसे दिहाड़ी मजदूरी दे दिया, तो ये तो कहलाया रोजगार। इस पोर्शन को रोजगार कहते हैं। फिर अगर कोई कार्य कुशल है, अपना काम स्वयं करना चाहता है, दुकान लगाना चाहता है, कोई धंधा करना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है, छोटा मोटा काम, तो ऐसी स्थिति में उसे चाहिए लोन। तो सरकार उसे लोन प्रोवाइड करती है और वह स्वरोजगार करता है। यह अलग कॉन्सेप्ट है, यह अलग कॉन्सेप्ट है, यह अलग फैक्टर है, यह अलग फैक्टर है। फिर ऐसे लोग जो काम नहीं कर सकते हैं, बूढ़े हो चुके हैं, ओल्ड एज हैं, तो अब उनसे काम नहीं कराया जा सकता, तो उनको, और प्लस जो विधवा हैं, औरतें जिनका पति ही सिर्फ पूरे परिवार में काम करने वाला था, उसकी डेथ हो गई, ऐसी स्थिति में ऐसे असहाय परिवारों के लिए पेंशन की स्कीम गवर्नमेंट ने लाई। तो पेंशन, ठीक है, रोजगार, स्वरोजगार और पेंशन। अब इन पे भी अलग अलग स्कीम्स हैं, सबके लिए अलग अलग स्कीम बताएंगे, तो आपको सब स्कीम मिक्स करके नहीं बताएंगे। ऐसे आपको सब कुछ अलग अलग ध्यान रहेगा, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा तो आप मिस कर जाएंगे, भूल जाएंगे। तो इसे अलग अलग देखिए। अब हम रोजगार उठाएंगे, रोजगार, ठीक। इसको हम दो पार्ट में बांट लेते हैं। मान लीजिए ऐसे, रोजगार में सबसे पहले हम आपको जो स्कीम बताने जा रहे हैं, सारे महत्वपूर्ण स्कीम ही आपको बताएंगे। जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना। हर योजना में आपको कब प्रारंभ हुआ यह जानना जरूरी है, उसका उद्देश्य क्या था, उसका लक्ष्य क्या था, यह जानना जरूरी है, प्लस उसकी विशेषताएं क्या हैं यह जानना जरूरी है। फिर बाद में इसको किसी नई योजना में विलय किया गया तो किस में विलय किया गया यह जानना जरूरी है। 4-5 पॉइंट पे आपको टारगेट करना है। सभी योजना में ये सब चीज़ टारगेट नहीं करना है, जो बहुत ज़रूरी योजना है उसमें ये टारगेट करना है। हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो जवाहर रोजगार योजना, इसके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना, तो ये प्रारंभ कब हुआ? 1 अप्रैल 1989 को जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म शताब्दी वर्ष पे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 1889 में हुआ, 100 साल इसमें जोड़ देंगे, 1989 आ जाएगा। तो यानी कि 1 अप्रैल, क्यों? क्योंकि वित्त वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है। तो 1 अप्रैल आपको ध्यान हो जाएगा, 1989 जन्म शताब्दी वर्ष जवाहरलाल नेहरू जी का। तब ये योजना जवाहर रोजगार योजना लाई गई। इसका शहरी वर्जन है नेहरू रोजगार योजना, लेकिन हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसी के बारे में पढ़ेंगे, जवाहर रोजगार योजना।
दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य गरीबी कम करना, हर जगह आपको गरीबी कम करना, गरीबी दूर करना, ये जरूर दिखेगा उद्देश्य। दूसरा रोजगार उपलब्ध कराना, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, पूरक रोजगार के अवसर देना, पूरक रोजगार के अवसर, ठीक है, उपलब्ध कराना, ठीक। पूरक रोजगार, पूरक रोजगार क्या है, जैसे प्रमुख कार्य है कृषि या जितनी भी ज़रूरतें हैं गांव के लोगों को, वह ज़रूरतें पूरा करने के लिए सरकार ने कई कार्य स्टार्ट किए, उस कार्य में ही उन्हें लगा दिया। अब ऐसे कार्य में लगाना जिससे उनका पहले के भी कार्य पूरे हो जाएं, ठीक है। जैसे कृषि के पहले के कार्य उनके चल रहे हैं, तो उसके लिए सिंचाई कैसे करना है और भी कई व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, तो उस कार्य में लगा दिया। सड़क बनवा दिया, कोई और चीज़ है, तो ऐसे कामों में लगा दिया जिससे वह काम भी पूरा हो जाएगा, तो उन्हीं के काम आएगा, ठीक है। वह कार्य अगर पूरा होता है तो उन्हीं काम आएगा। यह हो गया पूरक रोजगार उपलब्ध कराना। जैसे कृषि का काम उनका पहले से कार्य चल रहा है और उसी के लिए सिंचाई के किसी कार्य में, यानी नहर निकलवाने में और भी कई चीज़, जैसे नलकूप वगैरह में अगर लगवा दिया तो ये सब गांव के ही लोगों के काम आएंगे, ठीक है। तो ऐसे काम में लगवाना, ना कि किसी का बिल्डिंग बनवाना या कोई और चीज़ कराना, तो ये सब काम में नहीं लगवाते हैं। पूरक रोजगार उपलब्ध कराना इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये दो उद्देश्य इसके हो गए, उद्देश्य हो गए। अब बात करें कि इसमें कौन सी योजनाएं मिलाई हैं जवाहर रोजगार योजना। तो जवाहर रोजगार योजना पहले से चल रही दो योजनाएं, NREP, RLEGP। अब आप कहेंगे ये क्या है सर, इतना लंबा नाम क्या है। यह है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और यह है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक है। NREP स्टार्ट कब हुआ, 1980 में ही स्टार्ट हो गया था, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में। ये आया आपका 1989 में, राजीव गांधी जी का 5वां वर्ष कार्यकाल का था, ठीक है, कार्यकाल का अंतिम वर्ष या 5वां वर्ष था, तभी ये योजना आ गई थी राजीव गांधी जी के समय में। उसके बाद ये आई, उसके पहले ही ये चल रही थी NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अगर आप इंग्लिश में नाम याद रखेंगे तो आपको हिंदी में अगर आप नाम याद रखते हैं ठीक है, लेकिन हिंदी में कई नाम हो जाते हैं। जैसे इंटीग्रेटेड वर्ड है, इंग्लिश में एक ही है, लेकिन उसको एकीकृत भी कहते हैं, उसको समन्वित भी कहते हैं, ठीक है। अब समन्वित दे दिया तो कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए इंग्लिश नाम याद रखेंगे तो आसान रहेगा और नाम याद करना भी आसान हो जाएगा। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। इसमें क्या था, इसमें था क्या, इसको भी देख लें कि बेरोजगार, ठीक, बेरोजगार व अर्ध बेरोजगार, जो अर्ध बेरोजगार, बेरोजगार, ये क्या है, अर्ध बेरोजगार यानी कुछ काम कर रहा है लेकिन उसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, उस काम से उसके पूरे खर्चे नहीं निकल पा रहे हैं, तो अर्ध बेरोजगार। बेरोजगार यानी कोई काम नहीं है उसके पास, ना कृषि है ना कोई और काम है, तो बेरोजगार। तो इन दोनों लोगों को रोजगार देना। कैसा रोजगार, तो सामुदायिक संपत्ति निर्माण के कार्य में लगाना। अब ये थोड़ा टिपिकल वर्ड आपको लगा, सामुदायिक संपत्ति निर्माण। सामुदायिक यानी कम्युनिटी, जो वहाँ के लोग रहते हैं, जो समुदाय रहता है, वहाँ के लोगों की ही लिए, सभी के लिए, किसी एक के लिए नहीं। जो संपत्ति चाहिए, यानी मान लीजिए सड़क चाहिए, सड़क की व्यवस्था चाहिए, नहरें चाहिए, नाले निकालने हैं, तो ये सभी के काम आएंगे। तो ऐसे संपत्ति के निर्माण के कार्य में अगर लगा दिया जाए तो यह योजना इसके लिए थी, इसके तहत ही यह योजना पूरी होती थी, यह कार्य पूरा होता था। तो यह योजना पहले चला था 1980 इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में। दूसरा रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, यह प्रारंभ हुआ था 1983 में। इसका क्या कार्य था ये भी समझ लीजिए। इसको तो आप नोट कर लिए होंगे, नहीं तो थोड़ा देर रोक करके पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या एक बार पहले अच्छे से देख लीजिए, फिर दोबारा देख करके आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। 1983 में, इस समय भी इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल था। इसका नाम है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक है। लैंडलेस, इसको समझिए, लैंडलेस मतलब होता है भूमिहीन,
ऐसे श्रमिक या ऐसे गांव के लोग जिनके पास कोई भूमि नहीं है, ऐसे गांव के लोग जिनके पास अपनी भूमि नहीं है, तो ऐसे लोगों को एक निश्चित रोजगार देना, गारंटी, ठीक है। गांव के ऐसे लोग, गांव के ऐसे परिवार, गांव के ऐसे लोग जिनके पास भूमि नहीं है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट यानी एम्प्लॉयमेंट गारंटी, समझिए, एम्प्लॉयमेंट गारंटी यानी ऐसा रोजगार जो सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना, गारंटी यानी सुनिश्चित रोजगार। सुनिश्चित रोजगार क्या था? तो सुनिश्चित रोजगार किसको देना? भूमिहीन परिवार को, भूमिहीन परिवार को, गांव के भूमिहीन परिवार को सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना। सुनिश्चित रोजगार में क्या किया जाता था? प्रत्येक वित्त, यह था आपका गारंटी थी कि प्रत्येक वित्त वर्ष में 100 दिन का रोजगार मिल जाएगा। तो यह था आपका RLAGP। इन दोनों योजनाओं को जवाहर रोजगार योजना में विलय कर दिया गया। तो आपको विलय की बात बताई जा रही थी, तो यह दो योजनाएं विलय हो गई। इसमें हम लिख दे रहा हूँ 1983, यह हो गया। अब अगली योजना जानिए, हम पहले पढ़ लेते हैं जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के बारे में। अब यह क्या है? इन दोनों योजनाओं का विलय, जवाहर रोजगार योजना जो किस वर्ष में आया? 1989, इन दोनों का विलय हुआ। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना देखिए, यह कब हुआ? तो यह जवाहर रोजगार योजना 10 साल बाद, कितने साल बाद? तो 10 साल बाद 1999 में, यानी 1 अप्रैल 1999, वही वित्त वर्ष का प्रारंभ 1 अप्रैल 1999 में जवाहर रोजगार योजना को इस योजना में मिला दिया गया। इस योजना में इसलिए मिला दिया गया, यह योजना जो है ग्राम समृद्धि, नाम से ही लग रहा है ग्राम समृद्धि, ग्राम समृद्धि, ये समृद्धि मतलब व्यापक रूप है, समृद्ध है यानी व्यापक रूप है। इसमें यह भी शामिल है, इसमें यह भी शामिल है, यह भी शामिल है, जितने भी इसके उद्देश्य हैं ये सब इसमें शामिल है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें निरंतर रोजगार मिलेगा, सिर्फ रोजगार ही नहीं, निरंतर रोजगार, ठीक। उद्देश्य क्या है इसका? तो निरंतर रोजगार मिलेगा ग्राम समृद्धि योजना में, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, निरंतर रोजगार मिलेगा और साथ साथ में कार्य कुशलता भी श्रमिकों को सिखाया जाएगा, कार्य कुशलता भी श्रमिकों को दिया जाएगा यानी सिखाया जाएगा, ठीक। उन्हें कैसे कुशल कराया जाए किसी कार्य में, यानी उनके स्किल को डेवलप किया जाए। इसका मतलब क्या हुआ? स्किल को डेवलप करना, ठीक। और निरंतर रोजगार देना, सिर्फ रोजगार नहीं, निरंतर रोजगार देना और स्किल को डेवलप करना, ये ग्राम समृद्धि योजना में हो गया, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। एक और योजना हम देख लें, यह तो सब एक साथ हमने बता दिया आपको किस तरीके से ये 10 साल बाद इसमें समाहित हो गया, विलय कर दिया गया। अब अगली योजना है EAS, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, रोजगार आश्वासन योजना, रोजगार एम्प्लॉयमेंट रोजगार एश्योरेंस आश्वासन स्कीम योजना। तो रोजगार आश्वासन योजना यह आया कब था? प्रारंभ, तो प्रारंभ वर्ष देखिए इसका क्या है? तो प्रारंभ हुआ है ये 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी जी की जयंती होती है ना 2 अक्टूबर को, तो उस डेट में। और ईयर कौन सा था? 1993। आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में भी मैं क्लियर कराऊंगा बाद में, लेकिन अभी आपको सेपरेटली सभी योजनाओं को सेपरेट करके कैसे देखा जाए, ठीक है, तब उसका डेफिनेशन भी याद होगा और कैसे उसको दूसरे से कनेक्ट किया गया, विलय किया गया, वो भी याद हो जाएगा। इसलिए चार्ट भी मैं आपको अलग करके बता रहा हूँ। अब EAS में क्या है? तो 2 अक्टूबर 1993 को प्रारंभ हुआ। उद्देश्य इसका क्या था? तो उद्देश्य आश्वासन देना रोजगार का, इसमें भी वही चीज़ था। इसमें क्या होता था? परिवार कार्ड बनता था। पहले तो परिवार पहचाना जाता था, कौन सा परिवार? तो जरूरतमंद परिवार की पहचान की जाती थी, ठीक। अब उसके बाद क्या किया जाता था? उसका परिवार कार्ड बनता था, ठीक, परिवार कार्ड बनाना। अब जितने दिन का भी रोजगार उसे उपलब्ध कराया गया है, जितने दिनों का रोजगार उस परिवार को, उस परिवार के सदस्यों को उपलब्ध कराया गया है, उसकी एंट्री उस परिवार कार्ड में सुरक्षित रखना। परिवार कार्ड में
जितने दिनों का रोजगार दिया गया, रोजगार मैं लिख दे रहा हूँ, दिया गया, उसे सुरक्षित रखा जाता है, उसे सुरक्षित कर दिया जाता है, यानी उसमें सब जानकारी रहती है परिवार कार्ड में। अब यह सारी चीज़ें आपको उद्देश्य समझ में आई इसका। अब ये स्टार्ट जो है जब प्रारंभ हुआ तो पहले 257 जिलों के 1778 विकास खंडों से प्रारंभ हुआ। यह योजना 257 जिलों के 1778 विकास खंडों से, ठीक, से प्रारंभ हुआ, ठीक है। और उसके बाद, उसके कुछ समय बाद यह धीरे धीरे शेष पंचायत समितियों को भी उसमें शामिल कर लिया गया, उसमें भी ये लागू कर दिया गया। बाकी बाद में जो है शेष पंचायत समितियों में समितियां भी शामिल कर ली गई। और फिर 1997-98 में, यह इतना आप लोग नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद 1997-98 यानी 5 साल के अंदर, ठीक, इन 93 में योजना आई। 1997-98 तक पूरे देश की जितनी भी ग्राम पंचायत समितियां थीं उन सब जगह इसे लागू कर दिया गया, रोजगार आश्वासन स्कीम, रोजगार आश्वासन योजना। तो ये कब आया? 1993 में। अब देखिए अगला जो हम पढ़ेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण ये भी है, इसमें यह दोनों को समाहित कर दिया गया। इन दोनों को मिला करके अगली योजना बनी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक। यह इन दोनों को मिलाकर यह योजना है, ठीक, यह योजना बनी, समझिएगा। अब इसमें हम बताएंगे आपको संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, नाम क्या है इसका? तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। यह योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी की कार्यकाल में 2001 में, कब? तो 2001 में या सितंबर 2001 में, ठीक, डेट भी हम दे रहे हैं 25 सितंबर 2001 को यह योजना प्रारंभ हुई, ठीक है। अब इस योजना में प्रारंभ हमने बता दिया ना 25 सितंबर 2001। अब जैसे आपको पता चला 1999 में इसमें यह शामिल हुआ, 1993-1999 की दोनों योजनाएं संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में समाहित की गई। कब? तो 2001 में। यह भी 2001 में आई, यह भी 2001 में आ गई। अब देखिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई है, मैंने बता दिया। 2001 में एक और कार्य सरकार ने प्रारंभ किया था, काम के बदले अनाज। यह बड़ा ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, काम के बदले अनाज। इसको अब इस जो कार्य को आरंभ किया था गवर्नमेंट ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने, उसे भी इसी योजना में समाहित कर दिया गया, मिला दिया गया, ठीक है। अब इस योजना में आपने क्या देखा? अब इसमें जो है मिलाने के बाद, ठीक है, SGRY में, यह SGRY है यानी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, नाम हम लिखते हैं संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक। अब इसमें जो है इसको मिला दिया गया, ठीक है। ये जितनी योजनाएं थी इन योजनाओं को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मिला दिया गया। फिर काम के बदले अनाज एक कार्य शुरू हुआ था जनवरी 2001 में, उसको भी इसी में मिला दिया गया कि इसी योजना में रहेगा तो ठीक है। योजना जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही थी योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही थी, ठीक है। अब इस योजना में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को एक अन्य नाम भी दिया जाता है। अन्य नाम क्या है? चूँकि हमने बताया कि इसमें काम के बदले अनाज योजना को भी मिलाया गया, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया, इस योजना का नाम दिहाड़ी प्रदान करने वाली योजना, ठीक है।
दिहाड़ी प्रदान करने वाली योजना, प्रदान करने वाली योजना। अब इसमें प्रश्न भी बन सकता है कि किस योजना को दिहाड़ी प्रदान करने वाली योजना की संज्ञा दी गई। तो कई योजनाओं का नाम लिख दिया जाएगा, उसमें संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, अटल जी की सरकार के समय में कार्यकाल में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आई, जिसमें जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और रोजगार आश्वासन योजना दोनों को विलय कर दिया गया। और इसी वक्त में जनवरी 2001 में काम के बदले अनाज एक अन्य कार्य जो है शुरू किया गया था, जिसे बाद में इसी में मिला दिया गया और इसी वजह से इसे दिहाड़ी प्रदान करने वाली योजना की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, दिहाड़ी प्रदान करने वाली योजना समझिए, इसमें मेन कार्य क्या है, ठीक है, कैसे इसको पूरा किया जाता है। इसमें गवर्नमेंट जितना काम देती है, जो कार्य देती है, जिस कार्य में अकुशल श्रमिकों को लगा रही है, अकुशल श्रमिकों को, तो उसमें दिहाड़ी जो उनका होगा उसमें 5 किलो दिहाड़ी के रूप में ही कम से कम न्यूनतम 5 किलो अनाज देती है और 25% दिहाड़ी जो होगा उसका 25% नकद, ठीक है, नकद देती है। अब यह नकद देती है और ये 5 किलो अनाज देती है कम से कम, यानी न्यूनतम 5 किलो अनाज और 25% कम से कम नकद, तो इसको दिहाड़ी के रूप में दिया जाता है। अब उसमें जो है यह तो केंद्र सरकार ही वहन करती है इस खर्चे का। और इसमें भी 2 भाग होता है, एक होता है 75% और एक होता है 25%। 75% जो है केंद्र सरकार वहन करती है और 25% राज्य सरकार वहन करती है। अब एक अन्य योजना आप समझिए, इसी योजना से जो है बाद में जो काम के बदले अनाज योजना जिसमें मिलाया गया, उसको एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में, कैसे, राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अलग किया गया, ठीक है, राष्ट्रीय कार्यक्रम, और उसका नाम है NPFW, नेशनल प्रोग्राम ऑफ फूड फॉर वर्क, नेशनल प्रोग्राम ऑफ फूड फॉर वर्क, NPFW। इसका स्टार्ट कर दिया गया 2004 में, इसी में से अलग करके संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से ही राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में NPFW को 2004 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू जी की जन्मतिथि, ठीक है। तो इस डेट में NPFW के नाम से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया और इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में क्या किया गया अभी हम बता देते हैं। ये सब मिटा देना है, अब इसको थोड़ा और बढ़ाएं, इसको हम बढ़ाते जाना है। अगला क्या, इसी में से निकाल के नया कार्यक्रम एक चलाया गया NPFW, ये चल रहा है, इसी में से एक अलग कार्य निकाला गया NPFW। इसमें क्या था, तो इसमें समझिएगा इसमें क्या किया गया। तो 14 नवंबर 2004 में यह योजना लाई गई। अब इसमें जो है अति पिछड़े 150 जिलों को, कितने जिले, तो 150 जिलों को इसमें मिलाया गया। अगर आप लोग को हर योजना समझ में आ रही हो, सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट जो क्लियर करा रहा हूँ समझ में अगर आ रहा हो, तो अपने दोस्तों के बीच में भी ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। तो 150 जिलों, अति पिछड़े 150 जिलों में इसे शुरू किया गया। और सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया, आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले के अलूर गांव, ठीक है, आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले के अलूर गांव से इसे शुरू किया गया। अब इस योजना में कार्य क्या है या उद्देश्य क्या था, यह देखिए। इसमें दिहाड़ी के रूप में क्या दिया जाता था, तो 75% अनाज, पहले 5 किलो अनाज था, न्यूनतम 5 किलो अनाज, इसमें 75% अनाज और 25% कैश, नकद, ठीक, दिया जाता था दिहाड़ी का, ठीक है। दिहाड़ी का जो दिहाड़ी होगा उसमें 75% अनाज और 25% कैश। यह पूरी तरीके से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना थी, पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना थी। अब इसमें जो है टोटल खर्चा ये 75% और ये 25%, ये दोनों खर्चा जो है केंद्र सरकार वहन करती थी। उसमें आपने देखा कि इसमें से केंद्र सरकार राज्य सरकार के लिए 75-25 का अनुपात था, 75-25 का अनुपात, इसमें 75 और 25 का अनुपात था इस वाली योजना में, ठीक है, समझ में आया ना। हाँ, अब इसमें क्या था, केंद्र सरकार पूरी खर्चे का वहन केंद्र सरकार करती थी, सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार क्या वहन करती थी कि जो भी अनाज आता था उसकी ढुलाई में जो खर्चा लगता था
तो उसकी ढुलाई के खर्चे को राज्य सरकार वहन करती थी। राज्य सरकार सिर्फ धुलाई नहीं, कपड़े की धुलाई नहीं, ठीक है ना। तो राज्य सरकार क्या करती थी कि जो अनाज आता था उसकी ढुलाई का खर्चा वहन करती थी, ढुलाई का खर्चा। तो ये क्लियर हो गया, ये था एनपीएफडब्ल्यू। तो दोनों में आप अंतर समझ गए। एनपीएफडब्ल्यू एसजीआरवाई में क्या अंतर है? उसमें 5 किलो अनाज 25% नगद, इसमें 75% अनाज और 25% नगद। इसमें राज्य सरकार की भी खर्चे का वहन करने का भाग था, लेकिन इसमें राज्य सरकार सिर्फ और सिर्फ ढुलाई का खर्चे का वहन करती थी।